नमस्कार, कैपिटल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वतंत्र जैन। आज हम बात कर रहे हैं आर्थिक सुधारों की। आर्थिक सुधारों को 30 साल हो चुके हैं। 24 जुलाई 1991 से आर्थिक सुधार शुरू हुए थे और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में उनको अब 30 साल के बाद देखने का समय है कि वो कहां पहुंचे हैं, क्या खोया है, क्या पाया है। हमने आपको बता दें कि मनमोहन सिंह ने जब ऐतिहासिक भाषण दिया था 1991 24 जुलाई को, बजट भाषण था, उसमें कहा था कि जिस विचार का समय आ जाता है उसे धरती की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और उन्होंने कहा था कि विचार है कि भारत अब दुनिया की वो ताकत बनने जा रहा है कि जिसका जो भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर है। और भारत अब जाग चुका है। भारत जाग चुका है, उसको कोई रोक नहीं सकता। 30 साल बाद ये देखने का समय है कि भारत ने जागने का जो संकल्प लिया था, भारत ने जो दिशा ली थी, क्या वो सही दिशा थी या दिशा में कुछ कोर्स करेक्शन की जरूरत है। आपको बता दें कि 30 साल संकट था, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट था, उसी से संकट। तो बैलेंस पेमेंट का संकट जो निश्चित रूप से नहीं है। हमारे पास जो मुद्रा भंडार है वो उस समय की तुलना में बहुत विशाल है, वो कहीं कहीं बहुत चुका है। लेकिन दूसरे तरह के संकट हमारे सामने आज है। हमारे सामने जिस जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है कोविड के कारण है या जिस कारण से भी है, एक अलग प्रकार का संकट है, मानवीय चुनौती भी है हमारे सामने। उस समय भी प्रधानमंत्री वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने याद दिलाया था, जो कि बाद में प्रधानमंत्री बने, की हमें पश्चिम की नकल नहीं करना है, हमें उपभोक्तावाद की ओर नहीं जाना है, हमें हृदयहीन विकास की ओर नहीं जाना है। क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं? क्या जो संकल्प हमें लिया था, क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? इसी पे हम बात करने के लिए आज सभी लोग यहाँ पर वरिष्ठ पैनल हमारे साथ पूरे देश से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ प्रोफेसर राजेश कोठारी हैं, जो कि तक्षशिला बिजनेस स्कूल के एडवाइजर हैं। उसके पहले आप पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर रह चुके हैं। मैनेजमेंट की दुनिया में राजस्थान में बड़ा चेहरा है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले पार्थ जी, आपके पास आना चाहूंगा। सर, इकोनॉमिक ग्रोथ को आपने जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ मैं जब इकोनॉमिक ग्रोथ जब चल रहा था, भारत में इकोनॉमिक सुधार चल रहे थे, स्टूडेंट टाइप में हुआ करता था और उस समय बहुत भय का माहौल था, अनिश्चितता का माहौल था। पता नहीं सरकार क्या करने जा रही है, लग रहा है कि विदेशी ताकत हमें अधिग्रहण कर लेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से आ जाएगी। तमाम तरीके के विचार थे कि भारत अब पूरी तरह से विदेशी ताकतों की चंगुल में आने वाला है। भारत सरकार ने बहुत ही ऐसा कदम उठा लिया है जिसका कोई तुलना नहीं हो सकती। अब तो हम विदेशी ताकत हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे और हम पूरी तरह से फिर से किसी विदेशी ताकतों में ले जाएंगे। इस तरह का माहौल बनाया गया था मीडिया के माध्यम से भी, और जो लेफ्ट वाली जो विंग थी उनकी तरफ से विशेष रूप से इस तरह का माहौल बनाया गया था। आज आपको देखें तो किस तरह की माहौल लगता है? क्या हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो सही दिशा जा रहे हैं या कोर्स करेक्शन की जरूरत है? देखिए, आपने एक बहुत सामायिक सब्जेक्ट लिया है कि 30 साल में इस देश का जो आर्थिक विकास है, जो जो एक क्या कहना चाहिए, एक बाजारवादी व्यवस्था के हम लोग बड़े हैं, उसका परिणाम क्या रहा। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा सर कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी से हम बढ़ रहे हैं डीरेगुलेटेड, और डीरेगुलेटेड इकोनॉमी से हम लोग बढ़ रहे हैं मार्केट ड्रिवन सिस्टम की ओर। यानी धीरे धीरे सरकार का जो रोल है अर्थव्यवस्था के अंदर, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और होता जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आंकड़ों की बात करेंगे तो निश्चित रूप से हमने बहुत तरक्की करी है, पर किस जगह तरक्की करी वो भी हम लोग देख लेते हैं। जो कंज्यूमेबल्स हैं, जो आपके 4 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एंटरटेनमेंट है, हाउसिंग है, जबरदस्त हमने तरक्की करी है। पर क्या ये तरक्की देश का सही आईना है? इसको हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम आज भी हैप्पीनेस इंडेक्स को हम लोग देखते हैं, हम बहुत नीचे हैं। आज भी जो प्रॉब्लम 30 साल पहले थी, गरीबी की, बेरोजगारी की, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो प्रॉब्लम आज भी वैसी की वैसी खड़ी है। हम ये नहीं कहते कि तरक्की हुई है या तरक्की नहीं हुई है, बिल्कुल हुई है सर, पर जिस रूप में होना चाहिए था। आज भी हमारी जो बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा एजुकेशन पर नहीं जाता। बात कर रहे थे प्रोफेसर कोठारी, हम इसी पर बात कर रहे थे कि 30 साल पहले जो सफर शुरू किया था वो 3 क्षेत्रों में रुका हुआ है। एक तो आपका रुका हुआ है इनफॉर्मल सेक्टर में, एक रुका हुआ है स्मॉल फार्मर में, और एक ट्राइबल में। प्रोफेसर झा कह रहे थे कि जो फार्मर सेक्टर, आपके स्मॉल फार्मर सेक्टर है, उसमें सुधार सरकार ने किए हैं, जो कि मैं आपसे प्रोफेसर झा साहब को मेरा नमस्कार। मैं जिस बात की तरफ आप इंगित करना चाहता हूं सर, वो इनके साथ में जो शहरी आदमी है वो भी खुश नहीं है सर। सुधार उसका नहीं हुआ, उसकी आपने आर्थिक आय बढ़ाई होगी, पर उसका हैप्पीनेस इंडेक्स, उसकी कैलोरीज इंटेक, उसका हेल्थ आज भी बहुत बड़ा कंसर्न है। सिर्फ पैसे तो देने उसका सुधारों से क्या संबंध है? क्यों, कहां सुधार नहीं हो पाया वो बताएं हमें आप। देखिए, मेरी बात सुनिए। आज भी हमारे हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे सीमांत लोग हैं,
इवन हम गांव की बात तो बहुत दूर की बात है, ट्रैवल की बात तो बहुत दूर की बात है, जो लोग शहरों में रह रहे हैं, सो कॉल्ड अर्बनाइट हैं, जिस रेट से अर्बनाइजेशन इस देश में हुआ है, उसी तेजी से साधनों का क्या कहना चाहिए, विनाश भी हुआ है। आज हम पोल्यूशन से परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि जो ग्रोथ है वो बहुत इंक्लूसिव, सम कहती इंटीग्रेटेड ग्रोथ नहीं है सर, वो ग्रोथ लोफ साइडेड है। आप जयपुर का उदाहरण ले लीजिए, जयपुर के कुछ पॉकेट आपको ऐसे लगेंगे किसी मेट्रो को पीछे छोड़ रहे हैं, पर बहुत बड़ा हिस्सा है जयपुर का आज भी बेसिक प्रॉब्लम जो है, जो सैनिटेशन की, जो वाटर की है, जो हेल्थ की है, जो सीवरेज की, वो प्रॉब्लम आज भी वैसी की वैसी खड़ी रही है। सो कहने का तात्पर्य है सर कि अगर आप एग्रीगेट नंबर देखते हैं, हम लोग बिल्कुल विकसित हुए हैं, विकास हुआ है, पर आप एक इंडिविजुअल नंबर देखते हैं तो शायद नहीं हो। क्योंकि जब आप एग्रीगेट नंबर देखेंगे तो उसमें जो चुनिंदा लोग हैं जिनके आय में बेहताशा वृद्धि हुई है, वो इंडस्ट्रीज भी हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, पर एक बहुत बड़ा आबादी का हिस्सा आज भी, क्योंकि वो जो है ना पर कैपिटल इनकम बोलते हैं, पर कैपिटल इनकम। सवाल यह है कि 1991 जो टर्न हमने लिया था, क्या उसमें गलती हुई थी कहीं? नहीं, उसमें कोई गलती नहीं हुई थी सर, उसमें कोई गलती नहीं हुई थी। वो जो एलपीजी का प्रोग्राम था, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोग्राम था हमारा, वो प्रोग्राम बिल्कुल सही दिशा में गया था। पर होना क्या चाहिए था, वक्त के साथ पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। आज भी पावर एक ही जगह केंद्रित है, और जहां जहां पावर केंद्रित होगी वो विकास मनचाहा न होकर, मनमाफिक न होकर, यू कह लीजिए कि बायस और प्रेजुडिस विकास होता है। यानी आज भी हिंदुस्तान में जो डिसीजन जहां लेना चाहिए था वहां नहीं लिया जाता, डिसीजन कोई और लेता है, उसको कोई और इंप्लीमेंट करता है, नतीजा पैसा खर्च होता है, पर उसका फायदा एक आम आदमी को नहीं पहुंचता। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हम लोग करते हैं, जो इंटीग्रेटेड ग्रोथ की हम जो बात करते हैं, वो समाज के सभी क्षेत्रों के साथ है, वो अब उसका लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए हम लोग। स्वतंत्र जी, सिंगल विंडो में विंडो नहीं है, वो विंडो नहीं दिखती किसी को, वहां पे आदमी कहां भटकता है। वही मैं कह रहा था सर, वही मैं सिंगल विंडो में विंडो नहीं है सर इस देश के अंदर। जब तक सत्ता केंद्रित रहेगी, विकास की बात करना बेईमानी है। अच्छा, तो विंडो नहीं है तो फिर वहां पर क्या होता है वहां विंडो के बजाय? आइए चलते हैं, ढूंढते हैं विंडो, आपको मिल जाए मुझे बता दीजिएगा। विंडो होगा, विंडो मिल भी जाएगी तो बाबू नहीं मिलेगा, बाबू मिल जाएगी तो फाइल नहीं मिलेगा, और फाइल मिल जाएगी तो काम नहीं होगा। क्यों? आपको मालूम है, बिना वजन रखे आपकी फाइल दाएं बाएं होती रहे। दो तीन मुद्दे उभर के आए हैं। पहले तो आपका इन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्टर में सुधार नहीं हुआ, एजुकेशन सेक्टर में सुधार नहीं हुआ, टैक्स रिफॉर्म में जो सुधार हुए वो फेवर, मतलब जैसा कि चर्चा कर रहे हैं राजेश कोठारी जी, अनिकेत जैन जी, की बड़े लोग बड़े हो रहे हैं, छोटे लोग छोटे हो रहे हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका भले बहुत अच्छा हो गया हो, आपके पास $600 अरब की भी जो है ना व्यवस्था हो आपके साथ बैंक रिजर्व में, लेकिन सबसे होता नहीं। स्वतंत्र जी, एक करेक्शन है, आदमी को राहत नहीं मिले। छोटा संकट में है, छोटा एमएसएमई संकट में है, ट्राइबल संकट में है, तो रिफॉर्म की दिशा सही है क्या? अभी हम जो स्वतंत्र जी एक करेक्शन है सर, करेक्शन सिर्फ इतना सा ये है कि हेल्थ में भी सुधार हुआ है, शिक्षा पर वो सुधार उस लेवल पे नहीं हुआ जो होना चाहिए था। हम ये नहीं कहते वो लेवल क्या होता है, वो लेवल मतलब क्या, पैमाना क्या है इसका पैमाना ये कि आम व्यक्ति को वो सुविधा वो नहीं मिल रही है ना। हम ये नहीं कह रहे कि जयपुर में हॉस्पिटल नहीं खुले, बहुत खुले, पर बहुत बड़ी जनसंख्या आज वहां तक उन सुविधाओं का लाभ उठाने में असक्षम है। हैप्पी इंडेक्स आपका पैमाना है? मेरे मामला यह है कि हैप्पी इंडेक्स, रोजगार और समाज में समरसता, ये 3 पैमाने में मानता हूं मैं। आपका जीडीपी, आपका पर कैपिटा इनकम, आपका वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, ये बहुत बड़ा पैमाना, इसको नहीं मानता हूं मैं। जी, राजेश जी का कहना है कि इक्विटेबल ग्रोथ होना चाहिए, आपके जो ग्रोथ आपके इंक्लूसिव होना चाहिए, ग्रोथ आपकी सस्टेनेबल होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। नॉट वगैरह वगैरह, इंटीग्रेटेड भी होना चाहिए। जी, क्या भारत के पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के साथ या फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म के साथ, या जिस तरह के रिफॉर्म पिछले दिनों हुए हैं, वो एक कंटिन्यूटी बन रही है क्या 91 से जो रिफॉर्म चले आ रहे हैं? कोठारी जी कहना है कि हम शायद विषय से भटक रहे हैं। प्रोफेसर कोठारी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो रिफॉर्म की बात चली, इकोनॉमिक रिफॉर्म की, अगर उसी को सिलसिला आगे बढ़ाया जाए तो वो क्या प्रशासनिक रिफॉर्म की ओर जाता है, कि एजुकेशन रिफॉर्म की ओर जाता है, जैसे कि पार्थ बोल रहे हैं, वो कृषि सुधार की ओर जाता है, या फिर आपका क्या रोल मॉडल है कि वो कहां भटक गए हम इकोनॉमिक रिफॉर्म में? प्रोफेसर कोठारी। या स्वतंत्र जी, मेरा यह मानना है सर कि बहुत बढ़िया पॉलिसी, बहुत बढ़िया नीति तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक उनका क्रियान्वयन, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी उसी इंटेंशन से किया जाए। आज भी व्यवस्था तो वही है,
जो अंग्रेज जो व्यवस्था छोड़ के गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नेंस की, डिस्ट्रीब्यूशन की, वो व्यवस्था आज भी वैसे की वैसे चली जा रही है। क्योंकि उस समय एक थ्रेट थी रिवोल्ट की। आज थ्रेट किसकी है? गरीबी की थ्रेट है। आज भी आप पब्लिक पीडी सिस्टम ले लीजिए, कितना करप्शन है। आप एफसीआई ले लीजिए, कितना करप्शन है। सो कहने का तात्पर्य है कि पॉलिसी इनिशिएटिव से हम अगर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं है हमारा, तो हम बहुत बढ़िया रिजल्ट उसको अचीव नहीं कर सकते। सो पहली चीज, आपको लगता है कि प्रोफेसर कोठारी सही कह रहे हैं कि हमने एग्रीकल्चर रिफॉर्म में कोई खास रिफॉर्म नहीं किया, या फिर जो बाकी सेक्टर है हमने कोई रिफॉर्म नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं किए? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि इम्प्लीमेंटेशन वो एग्रीकल्चर में, वो इंडस्ट्री में, वो ट्रेड में, वो ट्रांसपोर्ट में जिस हिसाब से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। पॉलिसी बहुत अच्छी है, हिंदुस्तान की एक तारीफ है कि बहुत बढ़िया पॉलिसी मेकर्स हैं यहाँ पर उतने ही कमजोर हम उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। स्वतंत्र जी, आपको मालूम है ना, एलडीसी, यूडीसी, फिर सेक्शन ऑफिसर, फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी, देन डिप्टी सेक्रेटरी, देन सेक्रेटरी, देन प्रिंसिपल सेक्रेटरी, देन चीफ सेक्रेटरी। यानी इस पैटर्न में 30 साल क्या, पिछले 70 साल में कोई बदलाव नहीं आया है। जितने ज्यादा लेयर्स विश्व में होंगे, आपका डिसीजन उतना ही डिले होता जाएगा। और यही कारण है कि आज भी मैं फिर कह रहा हूं कि जो नोट शीट, जो एक एलडीसी चलाता है, ऊपर तो चिड़ी बैठते चिड़े उड़ जाती है और काम नहीं हो पाता। बहुत जरूरत है एक रिलुक करने की, कि जिसके पास क्या कहना अथॉरिटी है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है। इस देश में, मैं जयपुर और दिल्ली की बात कर लूं सर, तो आप सर समस्या बता रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं? इतने 30 साल के इकोनॉमिक रिफॉर्म में ऐसा क्यों नहीं हुआ? पार्थ भी वही सवाल उठा रहे हैं कि ये नहीं हुआ, लेकिन सवाल है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करने की विल नहीं थी मेरी, उसको लागू करने की इच्छा शक्ति नहीं थी मेरी। आज भी आज के ही एक अखबार में यूपीएससी और आरपीएससी का कंपैरिजन आया, उसमें लिखा है कि साहब एक स्टेट के अंदर जो मेंबर्स है वो कास्ट के बेसिस के ऊपर, लोकेशन के बेसिस पे बनाए जाते हैं, तो आप उनसे निष्पक्षता की उम्मीद कैसे कर सकते हो? जब तक मेरे काम में ऑनेस्टी नहीं होगी, मेरा इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग नहीं होगा, और जिसकी मुझे कड़ी इच्छा शक्ति चाहिए। आज भी सारे अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल विल पे होते हैं, क्योंकि उनको वोट बैंक को खुश करना होता है। तो वोट बैंक की आप बात करोगे तो सांकेतिक विकास की आप बात करना भूल जाइए, एक ही का विकास होगा। आज भी हम लोग ये तय कर पा रहे हैं। तो एक तरफ आप बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, डिसेंट्रलाइजेशन आपने ही मुद्दा होता है डिसेंट्रलाइजेशन का, और फिर जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो फिर उसमें जो है इतनी दिक्कत तो उसमें आएगी नहीं। कहाँ है सर डिसेंट्रलाइजेशन? सर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं तो क्या है? पूरा हमारा जो ढांचा है वो फेडरल ढांचा है, जिसमें अलग अलग राज्य। ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, ये तो ब्यूरोक्रेसी का एक रूप है, जिसमें उसमें एक नियम बहुत क्लियर है कि जिस काम को एक व्यक्ति करे उसको 4 व्यक्ति करना चाहिए, जिस 4 व्यक्ति काम करे उसको 16 व्यक्ति काम करना चाहिए, और जिस काम को 16 व्यक्ति काम करे उसको 196 व्यक्ति काम करना चाहिए। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रूल सरकारी कार्यालय में चलता है इसमें। और मजे की बात देखिए, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। कोठारी जी, आपको क्या लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी कमी? स्वतंत्र सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, इकोनॉमिक अवेकनिंग लोगों में हुई है, प्राइवेट इनिशिएटिव बड़ा है, मार्केट ड्रिवन सिस्टम को हमने अडॉप्ट करा है, जो कि जरूरत थी, सरकार फेल हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात क्या रही कि हर व्यक्ति को देर लगा है कि मैं अपने आप ग्रो कर सकता हूं। और सबसे बड़ी कमजोरी ये रही है, हाँ, हमने टेलीकॉम में, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफॉर्मेशन में जबरदस्त तरक्की करी। आज हिंदुस्तान पूरे विश्व में, यू कह लीजिए आईटी के अंदर सिरमौर कहा जा सकता है। अब सिलिकॉन वैली में आधे से ज्यादा भारतीय भरे पड़े हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ हुई है। पर जहां ग्रोथ नहीं हुई है, आज भी समाज का, देश का बहुत बड़ा हिस्सा बेसिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। वो राज्य का मैटर है, वो केंद्र का मैटर है। अनंत गोतवा आम व्यक्ति है, वो भारत का नागरिक है, वो आज भी उन सुविधा से वंचित हुआ है। विकास संतुलित ना होकर असंतुलित हुआ है। धन कुबेर बड़े हैं, पर गरीबी भी उसी हिसाब से बड़ी है। आज भी लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए फुर्सत नहीं मिलती, वहीं कुछ की संपदा जिस हिसाब से बढ़ी है। और हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, पर लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हो गई है।